चलिए, नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आपको क्लास 10th जो आपका साइंस का आंसर चल रहा है, ठीक है। आपका पार्ट 4 है, सॉरी पार्ट 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। 7 में आपसे कहा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। सबसे पहले आपसे कहा संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर 2 संचारण। नंबर 3 आपसे कहा अभिक्षेपण अपक्रिया, ठीक है। इससे आप देखिए, सबसे पहले आप संतृप्त देखिए, ये देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए क्या होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लिखिए, देखिए वे हाइड्रोकार्बन जिनमें विद्यमान कार्बन परमाणुओं की चारों संयुक्ताएं या कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा पूर्ण संतुष्ट होते हैं, ठीक है, संतुष्ट होते हैं। या इसे आप कह सकते तो या करके अब इसकी एक लाइन में परिभाषा लिख सकते कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, एकल आबंध होता है, इन्हें आप कहा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी कहते हैं, एल्केन, इसे याद रखिए, एल्केन, ठीक है। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है संतृप्त में, ठीक है। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिए वे हाइड्रोकार्बन जिनमें विद्यमान कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन या कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती हैं, ठीक है। अर्थात इनमें, इससे आप इतना ही परिभाषा लिख सकते हो, ये भी आप किसी अर्थात देखिए यहाँ तक, ठीक है। इनमें लिखिए ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के मध्य द्वि अथवा त्रिक संयोजक आबंध, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड, या देखिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक, उसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लिखिए इसकी आप परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य 2 अथवा 3 आबंध होते हैं, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो आपके भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन मालूम? एक से कहा तो आप एल्कीन, एक आप कहते हो एल्काइन, ये असंतृप्त में, ठीक। इसमें आपके डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें आपके 3 बॉन्ड होते हैं। इनका अनुलग्न होता है इन, इनका अवलंबन होता है आयन, ठीक है। जब आपके 3 बॉन्ड होते हैं तो आयन, 2 बॉन्ड होते हैं तो इनका अनुलग्न होता है, ठीक है। मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट हैं, नंबर 1 तो एल्कीन, नंबर 2 एल्काइन, ठीक है। आपसे इसमें इतना ही पूछा था। इससे आगे देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा संक्षारण क्या है। देखिए जब लोहे पे कोई जंग लग जाता है उसे आप संक्षारण कहते हैं, ठीक है। इसे आप देखिए संक्षारण को देखिए छात्रों, देखिए आप संक्षारण को देखिए, ये आपका है संक्षारण। देखिए संक्षारण को देखिए आप, ठीक है। या देखिए आप पहले संक्षारण को, अगला संक्षारण जो आप पहले सेट में आपको करा चुका हूं, ठीक है, संक्षारण को, ठीक है। लोहे पे जंग लगना ये आपका संक्षारण है, ठीक है। इसको आपसे पूछा, ठीक है। आपसे देखिए आप इसे आप देखिए नंबर 3 को देखिए, ठीक है। आप 2 को पहले सेट से देख लीजिए, ठीक है। अभी क्षेपण प्रक्रिया आप देखिए क्या होती है। अभी क्षेपण प्रक्रिया लिखा वो प्रक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के मिश्रित होने पर अभिक्षेप उत्पन्न होता है, अभिक्षेपण प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब आप आगे आ जाओ, ठीक है। आगे आपसे कहा क्वेश्चन नंबर अथवा में, देखिए इसमें अथवा में आपसे कहा है नंबर 1 प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण तथा 2 उपयोग लिखिए। देखिए सबसे पहले इसका गुण लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण अथवा उपयोग। देखिए नंबर 1 उपयोग, जब हम जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है। ये आपका जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O, आपका जिप्सम है, ठीक है। इसे 120 सेंटीग्रेड पर आप गर्म करिए तब आपसे बनेगा CaSO4 ½ H2O + 3/2 H2, ठीक है। ये आपका जिप्सम है, ठीक है। ये आपका जल है, ठीक है। इसके आप गुण देखिए, ये सफ़ेद रंग का पदार्थ है, ठीक है, सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, ठीक है। ये जल में अविलेय है, मतलब जल में ये पूर्णतः घुलता नहीं है, मतलब विलेय नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप इसमें आपसे कहा नंबर बी में कहा है कि क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में pH की 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। पहले तो क्षार क्या होते हैं, आप इसकी क्षार की परिभाषा लिख सकते हो कि क्षार वे होते हैं जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जो हैं जल में घुल जाते हैं, जैसे कि साबुन जो जल में घुल जाते हैं, मतलब जल में मिल जाते हैं, उसे आप क्षार कहते हैं, ठीक है। ये भी इसे आप देखते हो, सभी क्षारक
सभी क्षारक क्षार नहीं होते परंतु सभी क्षार क्षारक होते हैं। ठीक है, इसे आप रखिए, देखिए ये आपका क्षार लिखिए, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इसका मतलब होता है जितने भी क्षारक हैं वे सब जल में ना घुलते हैं। ठीक है, क्षारक वे कहलाते हैं जो कड़वे होते हैं। ठीक है, मतलब कि सभी क्षारक क्षार तो होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, मतलब जितने भी क्षारक हैं वे क्षार नहीं होते। ठीक है, जैसे कि साबुन। अब इसे अम्ल में आ जाओ, अम्ल क्या होते हैं देखिए छात्रों, अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, जिसका स्वाद खट्टा होता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, जैसे कि नींबू, सिरका, दही, खट्टे आम, इमली आदि। ठीक है, आपका अम्ल हो गए। ठीक है, याद रखिए क्षार और अम्ल आप याद रखिए। ठीक है, इससे आगे देखिए आपसे क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा, देखिए ये पोषण किसे कहते हैं। स्वपोषी पोषण व परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण दीजिए। देखिए पोषण किसे कहता हूँ पहले तो। ठीक है, फिर स्वपोषी क्या होते हैं और परपोषी क्या होते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी क्या होते हैं जो दूसरे पर आधारित होते हैं, मतलब दूसरे ऊपर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। ठीक है, उसे कहते हैं परपोषी। अब देखिए आप इसे आप देखिए, सबसे पहले तो पोषण को आप देखिए, पोषण देखिए चाहते हो, पोषण को आप देखिए, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, इसे आप याद करने के लिए सिंपल वे में लिखा, देखिए जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषक या पोषण कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके स्वपोषी पोषण आते हैं, विषमपोषी या परपोषी। इसे परपोषी विषमपोषी भी कह सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए स्वपोषी किसे कहते हो, स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पौधे स्वयं भोजन अपना बनाते हैं, मतलब स्वपोषी होते हैं सभी हरे पौधे। ठीक है, अब इससे आगे देखिए आप परपोषी में देखिए, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बस एक लाइन देखिए, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं परपोषी कहते हैं। जैसे कि मानव भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। ठीक है, ये दूसरे ऊपर डिपेंड होता है मानव। ठीक है, अब आप इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए आपसे कहा मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए छात्रों, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन देखिए। इसे आप देखिए, इसे लिखिए, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया देखिए विभाजित होती है। देखिए यहाँ से लिखिए, देखिए कोशिका केंद्र में दिखाई देने वाली गहरे रंग की धागे जैसी संरचना जिन में स्थित होती है गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहलाती है। मनुष्य की जनन कोशिका में, यहाँ से देखिए, यहाँ से अपना ये बेहतर है के लिखिए, मनुष्य के जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसमें 22 जोड़े नर तथा मादा में दोनों समान होते हैं। ठीक है, अतः इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। देखिए जो 22 समान होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स कहते हैं। स्त्री में 23वां जोड़ा भी समान गुणसूत्र होता है। ठीक है, गुणसूत्र वाला होता है, परंतु पुरुषों में 23वें जोड़े के गुणसूत्र असमान होते हैं। ठीक है, देखिए महिलाओं में होते हैं AX 23वां। ठीक है, पुरुष में होता है AX 22, ये आपका 22 होता है। ठीक है, असमान होते हैं। ठीक है, इससे आगे से और देखिए छात्रों, इससे आगे इसमें और है, देखिए आपका इससे बाद सेट 4 है। इसे देखिए पहले, अब इन्हें हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स कहते हैं। ठीक है, 23वें जोड़े के गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, स्त्री में 23वें जोड़ों की गुणसूत्र देखिए X द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पुरुषों में 23वां जोड़ा गुणसूत्रों में लंबा किंतु दूसरी काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, इसे XY प्रदर्शित कर दिया छात्रों। अगर देखिए महिलाओं में होता है AX, ठीक है, इसका होता है AXY पुरुष का। ठीक है, अगर किसी जैसे कि आप देखिए लिंग धारण में अगर किसी की बेटी ही होती हैं तो आप स्त्री से आप कोई ये नहीं कर सकते कि आप स्त्री के ही दोष में, क्योंकि ये आपका जो मन बात है कि लड़का लड़की का होने का कंडीशन जो है आपकी, ये पुरुष से डिपेंड है। ठीक है, यहाँ से कौन सा गुणसूत्र जा रहा है। ठीक है, अगर X जा रहा है तो लड़की होगी, अगर Y जा रहा है तो पूरा लड़का होगा। ठीक है, इसी हिसाब से मैन कारण होता है कि आपका पुरुष से होता है। ठीक है, मतलब किसी की लड़की है अगर किसी लड़का है तो मैन कारण होता है कि ये पुरुष से है। ठीक है, ना कि स्त्री को आप दोष दो। ठीक है, इससे नोट करिए।